Good evening once again. So we are doing revision and we are taking topics which are useful for JEE and NEET and mainly the questions from the previous year examinations and those kind of questions which are regularly asked and everyone should be able to solve them. तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको क्वेश्चन दिखाई देगा स्क्रीन पे, आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। फिर हम देखेंगे कि उसमें अगर कहीं गलती हुई तो क्या गलती हुई, सही है तो अच्छी बात है और हम उसको सीखेंगे कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट किया जाता है। तो हो सकता है कि जब मैं सॉल्व करूं तो कोई नया मेथड भी आपके सामने आ सकता है जिससे आप सीख सकते हैं और अगर आपने कोई गलती की है तो उससे डेफिनेटली हमको सीखना है। चलिए, तो अब ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन, इन तीनों को कंबाइंड करके काइनेमेटिक्स बोलते हैं और काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं और सब लोगों को ट्राई करना है, आंसर देना है, ठीक है, और फिर चेक करना है कि उस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा। तो यहां पर मतलब हमें क्वेश्चन करने में कि आंसर सही आया गलत आया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने क्या लर्न किया, क्योंकि मैटर ये करता है कि फाइनल एग्जाम में क्या होगा। तो दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए हमारी लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Which graph corresponds to an object moving with a constant negative acceleration and a positive velocity? तो कौन सा ग्राफ इसमें से नेगेटिव एक्सीलरेशन और पॉजिटिव वेलोसिटी, वो जो भी कांस्टेंट जो है उसके बारे में, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए क्या आंसर आना चाहिए इसका। चलो तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, विच ग्राफ कॉरस्पॉन्ड्स टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। तो देखो, पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वेलोसिटी से हम क्या समझ सकते हैं, ग्राफ जो बनेगा और कब इनिशियल जो भी है ग्राफ एबव पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सारे ग्राफ वैसे ही बने हुए, या टाइम एक्सिस बोलते हैं, पॉजिटिव टाइम एक्सिस। तो यहां पर सारे ग्राफ वैसे ही बने हुए हैं, तो वो तो ठीक है। अब पॉजिटिव वेलोसिटी एंड कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है, दैट मींस स्पीड मस्ट डिक्रीज। स्पीड जो है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। अब स्पीड डिक्रीज करने के हिसाब से अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें स्पीड कम हो रही है फिर बढ़ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरे में स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे और चौथे दोनों में स्पीड कम हो रही है। अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है तो ग्राफ बनता है पैराबोलिक, ये हमें ध्यान रखना है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मींस ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। तो फोर्थ केस में देखेंगे वो हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहा है। जैसे हमने देखा हुआ है कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला का एक पार्ट बनेगा। अगर हम इसको पैराबोला भी देखें ऑप्शन 4 को, तो वो एक अपवर्ड पैराबोला जैसी शेप ले रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पढ़ते हैं, बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन फिर भी देखो इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट्स ने मिस्टेक कर दी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस ग्राफ भी है यहाँ पर, तो भी वैसा ही बनेगा। एक्चुअली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as आता है। तो हमें किसका ग्राफ बनाना है, v वर्सेस s का ग्राफ बनाना है। तो ये कैसा ग्राफ बन जाएगा, एक तरीके से पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। a नेगेटिव है तो a नेगेटिव के हिसाब से वो ग्राफ बन जाएगा हमारे पास एक्चुअली। तो v इज इक्वल टू, ठीक है ना, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, या इसको चलो ऐसे रहने देते, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस a का अगर हम मैग्नीट्यूड मान लें तो a नेगेटिव है, तो इस तरह का ये ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ हमारे पास आएगा। तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा s और v का, और मतलब अगर हम इसको s और v में देखें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का जैसा ग्राफ बनता है वैसा बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो वैसे टाइप से पैराबोलिक टाइप ग्राफ बनेगा।
तो इसमें कई स्टूडेंट्स ने ये गलती कर दी कि फोर्थ मार्क कर दिया, तो फोर्थ नहीं होगा, थर्ड वुड बी द आंसर। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं चैट पे, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ग्राफ जो है पैराबोलिक नेचर का होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है ये, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v is equal to k times yi cap plus xj cap, where k is a constant. The general equation for its path is, तो वेलोसिटी हमें दे रखी है पार्टिकल की वेक्टर फॉर्म में, तो उसके पाथ की क्या इक्वेशन आएगी ये हमें बताना है। तो पाथ की इक्वेशन अगर किसी को कुछ याद नहीं आ रहा हो, तो पाथ की इक्वेशन क्या होता है, y और x में ऐसा रिलेशन जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो, रिलेशन बिटवीन x एंड y विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, तो वेलोसिटी दी हुई है, उससे हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो ky के बराबर है, और जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो kx के बराबर है। तो अब क्या दे रखा है, पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी दिस वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो वेलोसिटी kx कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं dx बाय dt विच इज इक्वल टू ky, और vy को लिख सकते हैं dy बाय dt विच इज इक्वल टू kx। सो दिस वे वी कैन राइट इट। अब यहां से हमें x और y में रिलेशन निकालने की कोशिश करनी है जो टाइम से इंडिपेंडेंट आ जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो व्हाट वी विल गेट, dx बाय dt डिवाइडेड बाय dy बाय dt। तो dt वाली टर्म हट जाएगी, तो वी कैन राइट इट लाइक dx बाय dy, k भी कट जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन x, इस तरह से आ जाएगा। सो x dx इज इक्वल टू y dy, और इसको इंटीग्रेट कर दें, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2 प्लस c, एक जगह हम c लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन आ जाएगा, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट द इक्वेशन रिलेशन दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इस तरह से रिलेशन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। वैसे सबका सही था, तो हो सकता है कि आपने कोई और तरीका लगाया हो, तो उसको एक बार चेक कर लें कि हमने सही सोचा या नहीं सोचा। तो दिस इज द एक्चुअल वे टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अ कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड अ बस विच इज ऑल्सो एट रेस्ट। द टू स्टार्ट मूविंग एट द सेम इंस्टेंट but with different forward accelerations. The bus has acceleration 2 meter per second square and the car has acceleration 4 meter per second square. The car will catch up with the bus after a time of, कितने टाइम के बाद जो कार है बस को कैच कर लेगी। तो दिस इज बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। तो इसको करें ट्राई, और थोड़ा अपनी स्पीड पे भी वर्क करना है। कई लोग हो सकता है कि स्पीड वाइज थोड़ा सा लैग करते हो, तो ट्राई टू वर्क ऑन योर स्पीड ऑल्सो। चलो, तो मैं बता रहा हूं, अ कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड अ बस। तो देखो, कार है जो बस के पीछे खड़ी हुई है। चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, ये कार है मान लो, और ये बस है। ठीक है, कितनी पीछे है, 200 मीटर, विच इज ऑल्सो एट रेस्ट। The two starts moving at the same instant but with forward acceleration. The bus has an acceleration of 2 meter per second square and car has an acceleration of 4 meter per second square. The car will catch up with the bus after a time. तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव में एक के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बस। तो जब हम बस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब बस को हमने एक तरीके से रुका हुआ मान लिया, तो बस क्या हो गई, अब रेस्ट पे आ गई, और बस का एसिलरेशन कार में ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ऐड कर देंगे। तो कार का 4 आगे था, बस का 2 आगे था, तो 4 माइनस 2, तो रिलेटिव एसिलरेशन कार का कितना बचेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और रिलेटिव डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है वो कितनी हो गई 200। तो अब बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बनेगी, तो u रिलेटिव इज 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी 0 थी, तो u रिलेटिव तो 0 आ गया। a रिलेटिव इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड s रिलेटिव इज 200। तो कितने टाइम में वो कैच कर लेगा? अब सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो s रिलेटिव 200 है, u रिलेटिव 0, a रिलेटिव 2, तो 2/2 1, ये बचेगा t स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू रूट ऑफ 200, दैट इज 10√2 सेकेंड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, अगर किसी को नहीं बना था तो। सो लेट्स मूव ऑन। तो ये सब चीजें जैसे मैं समझाने के लिए करता हूं तो थोड़ा सा टाइम मुझे ज्यादा लग रहा है, आपको आंसर निकालने के हिसाब से करना है तो आप इसको फटाफट चीजों को सीधे की एक को रोका, दूसरे में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ऐड किया और फटाफट उसकी इक्वेशन लिख के सॉल्व कर दिया, ऐसे करना है। चलो अगला क्वेश्चन ये है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ऑफ अ कार एंड अ स्कूटर आर शोन इन द फिगर। The difference between the distance traveled by the car and the scooter in 15 seconds and the time at which the car will catch up with the scooter, ठीक है, catch up with the scooter आएगा इसके आगे, are respectively। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है कार और स्कूटर का। तो क्या पूछा है? फर्स्ट, तो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड एंड टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर। तो ये दो चीजें बतानी है। अगर किसी को अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है तो मैं हिंट दे रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस ट्रेवल देता है, ठीक है। ग्राफ ऊपर ही ऊपर है तो डिस्टेंस ही मिलेगा, वैसे ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देता है, नीचे वाला नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव लेकर निकालते हैं और डिस्टेंस में दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ओवरऑल ग्राफ ऊपर ही है तो एरिया का कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। तो जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो तो एरिया, स्लोप, इन सब चीजों से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, वो आसान रहता है। चलो अब मैं बता रहा हूं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ऑफ अ कार एंड स्कूटर आर शोन इन फिगर। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा? एरिया से। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया। अब कार के लिए देखें तो डिस्टेंस को मैं डी बोल देता हूं, तो डिस्टेंस ऑफ कार कितने टाइम में पूछा है? 15 सेकंड में। हम 15 सेकंड की बात कर रहे हैं पहले, तो 15 सेकंड में जो कार का एरिया, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया जो रहेगा हाफ इंटू बेस हो गया 15 इंटू हाइट हो गई 45। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो 15 इंटू 45, तो 45 को 15 इंटू 3 मान लें, तो 15 इंटू 15 होता है 225। 225 इंटू 3 is 675 by 2, that is 337.5. Distance traveled by scooter is, तो वो इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, या स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल, सॉरी, तो वो ये रेक्टेंगल का एरिया अपने को मिल जाएगा, ये वाला। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर। तो इसका लेंथ हो गई 15, हाइट हो गई 30, ये आ गया 450 मीटर। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, अगर हम 450 माइनस 337.5 करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 112.5। तो या तो ऑप्शन 1 सही हो सकता है या 4। देखो अब सेकंड पार्ट में टाइम निकालने के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। कैसे? हमें मानना पड़ेगा कि मान लो टी टाइम पे ओवरटेकिंग हो रही है, तो टी टाइम पे हमने मान लिया कि ओवरटेकिंग हो रही है, कहीं पे भी ऐसे जनरल टाइम टी मान लिया। उस टी टाइम में कार का डिस्टेंस और स्कूटर का डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो वी हैव टू एज्यूम
ओवरटेकिंग टाइम एज टी, और उस टी टाइम में कार का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 15 सेकंड में कितना हुआ वो तो हमने लिख दिया यहाँ पर 337.5, और उसमें आगे का और ऐड करना पड़ेगा। तो आगे का क्या हो जाएगा, तो आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से कार जा रही है 45 से, इनटू टी माइनस 15, ये कार का हो गया। और स्कूटर का टी टाइम में कितना होगा टोटल, तो उसको हम डायरेक्टली 30 इंटू टी लिख सकते हैं, तो यहां से टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें टाइम सेव करने की कोशिश करनी है। तो अगर हमने पहला पार्ट किया, पहले पार्ट से हमें पता चल गया कि आंसर आ रहा है 112.5, और यहां पर कार का और स्कूटर का देखो ऑप्शन दो है यहाँ पे, 15 सेकेंड या 22.5 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में तो दोनों का डिस्टेंस बराबर नहीं है। अगर दोनों सेम पॉइंट से शुरू कर रहे हैं तो कैच करने का मतलब है दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बराबर होना चाहिए। तो 15 सेकंड पे तो बराबर नहीं है, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम बिना सेकंड पार्ट को सॉल्व किए लॉजिकली भी बोल सकते हैं कि आंसर फोर्थ वाला ही होना चाहिए। आई होप ये समझ आया होगा। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये सब स्ट्रेटेजीज भी हमें डेवलप करनी है कि हम कैसे टाइम सेव कर सकते हैं। तो कई बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, हम एलिमिनेशन से भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ये, द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, z इज इक्वल टू a ओमेगा t। द स्पीड ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी ये हमें बताना है। चलो इसमें गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सो लेट मी टेल क्या करना है। जो क्वेश्चन सिंपल सा है, एक बार समझ लो, क्योंकि गलती कर रहे हो। आसान क्वेश्चन है, आगे से बन जाएगा, बस थोड़ा सा अटेंशन पे करो। क्या दे रखा है, द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय एक्स वाई जेड दे रखा है। तो एक्स से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वी एक्स क्या हो जाएगी, डी एक्स बाय डी टी। तो a cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर y डायरेक्शन की वेलोसिटी दे रखी है हमें, y डायरेक्शन की पोजीशन दे रखी है, इससे y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी dy बाय dt। ये आ जाएगा a ओमेगा साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी। और z डायरेक्शन की जो पोजीशन दे रखी है, इससे z डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी dz बाय डी, और ये t है dt। So that is a ओमेगा। अब क्या करना है हमें, तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है, तो वेलोसिटी होगी vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ये तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में होती है। हमसे स्पीड पूछा है, तो स्पीड इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोला जाता है। तो वो क्या आएगी, अब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म से आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो पहले दो में साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और आगे भी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो ये बचेगा 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि √2a ओमेगा। दिस वुड बी द आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो आई होप समझ आया होगा, और आगे से ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा सही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन बस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, करोगे तो बिल्कुल सिंपल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है अगला, इसको ट्राई करो। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो v
ए बी क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और ये वेक्टर डिफरेंस होता है। तो अगर सेम डायरेक्शन में बॉडीज जा रही हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो एडिशन हो जाता है। चलो इस क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगना चाहिए, मैं पर समझा देता हूं। क्या दे रखा है, पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, another freight train of length 120 मीटर travels at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं पीटी, पैसेंजर ट्रेन, जिसकी लेंथ है 60 मीटर और ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी जो है वो है फ्राइट ट्रेन जो 30 से मूव करी। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्राइट ट्रेन, ये बात कर रहे हैं। तो ये फ्राइट ट्रेन है 120 मीटर लेंथ की और ये मूव कर रही है, मान लो अभी हम एक केस ले लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन वाला 30 मीटर। अब देखो इनको एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने का मतलब है अगर हम एक ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात करें, जैसे विद रिस्पेक्ट टू हम पैसेंजर ट्रेन अगर बात कर रहे हैं, तो अगर हम पैसेंजर ट्रेन को रुका हुआ मानते हैं कि मान लो ये रुकी हुई है, तो फ्राइट ट्रेन क्रॉस करने का मतलब है उसके रिस्पेक्ट में फ्राइट ट्रेन ऐसे आगे निकल जाए। अब किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट का जब हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है तो या तो उसके आगे वाला हिस्सा देखें और दोनों तरफ आगे वाला देखें, या दोनों तरफ पीछे वाला हिस्सा देखें। तो एक्चुअली फ्राइट ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर, पैसेंजर ट्रेन की 60 मीटर, तो कितना रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 180 मीटर। अब जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। तो सेम डायरेक्शन के लिए v रिलेटिव कितना आ जाएगा, एक की स्पीड 80 है, एक की ये 30 किलोमीटर पर आवर है, तो v रिलेटिव आ जाएगा 80 माइनस 30, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड केस में जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो v रिलेटिव ऐड हो जाएगा, तो v रिलेटिव 80 प्लस 30 हो जाएगा, दैट इज 110 किलोमीटर पर आवर। अब जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, s रिलेटिव बाय v रिलेटिव। अब रिलेटिव डिस्टेंस तो दोनों ही केस में सेम रहेगा, कितना, 180 मीटर, तो यानी कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v रिलेटिव। तो हमसे पूछा है कि रेशियो क्या होगा, तो t1 बाय t2 करेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो v रिलेटिव 2 अपॉन v रिलेटिव 1 आ जाएगा, दैट इज v रिलेटिव 2 कितना है 110, v रिलेटिव 1 कितना है 50, तो 0 कट जाएगा, तो 11 बाय 5 दिस इज द आंसर। तो वैसे जिन्होंने निकाला है उन्होंने सही निकाला है सबने, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे ध्यान रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी में जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती, कम हो जाती है, और जब ऑपोजिट में जाते हैं तो बढ़ जाती है। हमने खुद भी ऑब्जर्व करोगे कि जब दो चीजें ऑपोजिट में जाती हैं तो एक के रिलेटिव दूसरी तेज जाती हुई दिखाई देगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो एक के रिलेटिव दूसरे की स्पीड कम अपीयर होगी। चलो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो क्या है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन फिगर। तो देखोगे इसमें एक सॉलिड जो लाइन दिखा रखी है वो मेन ग्राफ है, बाकी डॉटेड लाइन रेफरेंस के लिए है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अगर किसी को दिखने में दिक्कत हो तो ये मैं मार्कर को, हाईलाइटर को उसके बाद मूव करा रहा हूं, तो ये ग्राफ यहां से ऐसे है, ठीक है, जो एक सॉलिड लाइन है डार्क में, दैट इज द एक्चुअल ग्राफ। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी, 5 सेकेंड पे ओरिजिन से पार्टिकल ने शुरुआत करी है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाला नेगेटिव।
ये पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, लेकिन कई बार हम मिस्टेक क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं और जितना ग्राफ दिया उस पूरे का एरिया निकालने लगते हैं। वो नहीं करना है। हमसे क्या पूछा है, 5 सेकेंड का पूछा है और पार्टिकल, और ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ध्यान रखना है। पार्टिकल ओरिजिन से शुरू कर रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही पोजीशन हो जाएगी। तो 5 सेकंड तक हमें देखना है। तो 5 सेकंड मतलब इस पॉइंट तक देखना है, तो हमें यहां तक का एरिया देखना है, सिर्फ ये वाला। अब इसको भी एरिया को देखने के लिए हम इसको अपने कन्वीनियंस के लिए चाहे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये ट्राइंगल का एरिया हम देख सकते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर ये दूसरा ये वाला जो एक रेक्टेंगल है इसका एरिया देख सकते हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया बेस हो गया 1, हाइट हो गई 2। और फिर क्या इस पूरे का देख लेते हैं, सॉरी ये पूरा रेक्टेंगल देख लेते हैं। तो बेस इसका 2 हो गया और हाइट भी 2 हो गई। और फिर ये बड़ा वाला रेक्टेंगल हम देख सकते हैं। इस बड़े वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है इसका बेस हो गया 1 और हाइट हो गई 3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 + 3, दैट इज 9 मीटर। सो 9 मीटर इज द आंसर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे सबका सही था, फिर भी हम देख सकते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। और पता भी है तो उसमें ये देख सकते हैं कैसे उसको क्विकली करना है। कई बार देखो इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, तो ये लर्न करना है कि यार कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या लगता है। और अगर कॉन्सेप्ट पता है तो फिर हमें देखना है उसको और कैसे क्विकली कर सकते हैं, वो चीज लर्न करने की कोशिश करनी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चैट पे जैसे शैली ने बताया हम ब्लॉक्स भी काउंट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, वेरी गुड। ठीक है, तो वही चीज जरूरी नहीं कि मैं ही सही बता रहा हूं, आप और अच्छा और बेटर तरीका ला सकते हैं। हम ब्लॉक्स काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आधे 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 मिलकर कितने हो गए 9। तो 9 ब्लॉक हो गए और हर एक ब्लॉक का एरिया 1 है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वे, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन है ये, 2 guns A and B can fire bullets at speeds 1 km/s and 2 km/s respectively. From a point on a horizontal ground, they are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets fired by the 2 guns on the ground is. तो इसको देखो क्या आएगा आंसर। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है ये, एक बार समझ लो क्योंकि मिस्टेक्स हो रही है इसमें। 2 guns A and B can fire bullets at speed 1 km/s and 2 km/s respectively. From a point on a horizontal ground, they are fired in all possible directions. The ratio of maximum area covered. देखो क्या हो रहा है, हम एक पॉइंट से बुलेट्स को फायर कर रहे हैं। अब वो बुलेट फायर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पहले तो मैक्सिमम कितनी दूरी पर जाकर वो गिर सकती है, रेंज निकालें उसकी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो होता है 45 डिग्री। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब u² sin 2θ/g, और जब sin 2θ1 हो जाता है तो रेंज मैक्सिमम होती है, तो sin 2θ1 यानी थीटा 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज जब आएगी r मैक्सिमम इज u²/g। अब ये क्या कर रहे हैं, बुलेट को चारों तरफ फायर कर रहे हैं। तो चारों तरफ फायर कर रहे हैं तो वो इधर भी जाएगी इतनी ही दूरी पर। ऐसे चारों तरफ जब वो जाएगी तो वो क्या बना लेगी, एक सर्कल बना लेगी। तो एक ऐसे सर्कल बनेगा जिस सर्कल में हम फायर कर सकते हैं, जिसका रेडियस मैक्सिमम रेंज के बराबर हो जाएगा। तो एरिया जो कवर होगा वो πr मैक्सिमम का स्क्वायर आ जाएगा। अब पाई तो कांस्टेंट है, r मैक्सिमम में g कांस्टेंट, यानी एरिया इज प्रोपोर्शनल टू u⁴ आ जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम रेंज u² के प्रोपोर्शनल है, एरिया πr² आएगा, तो वो u⁴ के प्रोपोर्शनल आ गया। अब क्या हो जाए, मैक्सिमम एरिया, तो कौन सा एरिया, मैक्सिमम एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया का रेशो a1/a2 क्या आ जाएगा, u1/u2⁴। तो एक की स्पीड है 1, एक की 2। पूरी रेंज नहीं निकालनी है, हमें रेशो निकालना है। देखो जब रेशो है तो कभी भी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है हमें, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो यह रहेगा 1/16। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप अब सबको समझ आ गया होगा, जिन्होंने मिस्टेक की थी उनको भी समझ आया होगा क्या मिस्टेक की थी, और जिनको नहीं बन रहा था
उनको समझ आया वो कैसे करना है। हाँ, बाकी तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इनको याद रखना पड़ेगा। अगर यही याद नहीं होंगे फिर तो हम बिल्कुल ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन हम जो इंफॉर्मेशन याद रखने वाली है वो याद ही नहीं रखते हैं। तो कोशिश करें उनको याद रखें, और ऐसे ही आगे भी जैसे क्लासेस होंगी तो उनको प्रिपेयर करके आएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सीरीज ला रहे हैं कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के आए, टॉपिक के फॉर्मूलोस को याद करके आए, और यहाँ पे हम उसको अप्लाई करना सीखें, और उस एप्लीकेशन में क्या दिक्कत आती है हमको उसको लर्न करने की कोशिश करें। चलो अगला क्वेश्चन है ये, द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। A swimmer can swim at a speed of 4 km per hour. What should be the direction of the swimmer with respect to the flow of river to cross the river straight? तो बेसिकली उसको रिवर स्ट्रेट क्रॉस करनी है तो उसको किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए। वैसे डायरेक्ट कॉमन केस होता है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस काफी कम क्वेश्चंस आते हैं, तो कई बार हम भूल जाते हैं। लेकिन आई होप रिवाइज करके आए होगे आप, तो ये बन जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है वैसे, देखो क्या आंसर आना चाहिए इसका। चलो तो इसको देख लेते हैं एक बार। द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो ये रिवर है और जो स्ट्रीम है उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो है 2 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। स्विमर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है। What should be the direction of swimmer with respect to flow of river to cross the river? देखो रिवर को उसको स्ट्रेट क्रॉस करना है, यानी कि जो स्विमर है उसको यहां पहुंचना है, यहां से ऐसे पहुंचना है। तो ऐसे पहुंचने के लिए अगर वो सीधा तैरेगा तो नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो सीधा तैरने की कोशिश करेगा ऐसे, तो क्या होगा, रिवर उसको अपने साथ बहा के ले जाएगी। अगर उसको सीधा पहुंचना है तो उसको ऐसे तैरना पड़ेगा, कुछ इस तरह से कि उसका एक कंपोनेंट, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गई बेसिकली। तो इसका एक कंपोनेंट, मान लो ये एंगल अगर मैं थीटा मान लू, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये किसके बराबर है, वेलोसिटी 4। तो 4 cos थीटा आ गया। यहां वाला कंपोनेंट आ जाएगा 4 sin थीटा, और यहां वाला है 2। ठीक है, अगर कुछ फॉर्मूला भी नहीं पता तो कॉमन सेंस का यूज करो कि रिवर फ्लो कर रही है एक डायरेक्शन में। पर्सन अगर वो सीधा तैरता तो वो ऐसे तैर रहा है, लेकिन रिवर के साथ भी बह जाएगा तो वो कहीं एंगल पे पहुंच जाएगा। अब अगर उसको सीधा ही पहुंचना है तो उसको रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ एंगल पे जाना पड़ेगा, और इस तरह से जाना पड़ेगा कि उसका जो अलोंग दी रिवर वाला कंपोनेंट है, जैसे 4 cos थीटा, वो इस 2 को कैंसिल करवा दे, बैलेंस करवा दे। तो 4 cos थीटा 2 के बराबर हो जाना चाहिए। तो अलोंग दी रिवर फ्लो उसकी नेट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर वो रिवर को परपेंडिकुलरली या स्ट्रेट ऐसे क्रॉस कर सकता है। तो cos थीटा आ गया, यहां से 1/2 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। लेकिन ये कहां से आया, इधर से, रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर। तो रिवर फ्लो से क्या डायरेक्शन आएगी, ये एंगल हमसे पूछा हुआ है। तो 180 माइनस 60 कर देंगे, दिस वुड बी द आंसर, दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर उसको पहुंचना है। तो परपेंडिकुलर कब पहुंचेगा वो, या रिवर को परपेंडिकुलरली कब क्रॉस कर पाएगा, जब स्विमर की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी के फ्लो को कैंसिल कर देगा, जिससे वो रिवर के अलोंग मूव नहीं करेगा। अब जो बचा हुआ कंपोनेंट है 4 sin थीटा, उससे वो क्या करेगा, रिवर क्रॉस करेगा। और उससे कभी टाइम पूछते हैं तो टाइम भी बता सकते हैं कि विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा, उतना टाइम लगेगा उसको रिवर क्रॉस करने में। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते भी, और बाई चांस नहीं भी पढ़ा है तो ये चीज थोड़ी सी हम वहीं पर कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। अगर उसको परपेंडिकुलर क्रॉस करना है तो उसकी नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व। तो आई होप अब ये क्लियर हुआ होगा सभी लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन है ये, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय
at plus bt square minus ct cube, where a, b and c are constants. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be. तो है सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को रिलेट करना है, कैसे रिलेट होते हैं तो वो करके देखो, आंसर आ जाना चाहिए। चलो तो अब देख लेते हैं। तो पोजीशन दे रखी है, तो पहले पोजीशन का डेरिवेटिव हमें दे देगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, अर्थात का भी सही है, तो यह रहेगा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर मिल जाएगा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज dv बाय dt, तो यह आ जाएगा 2b माइनस 6ct। अब क्या पूछा है, पार्टिकल जब जीरो एक्सीलरेशन अटेन करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले तो एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, at को जीरो करें, दैट इज 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0। तो टाइम आ जाएगा यहां से b बाय 3c, 2 से 2 कट जाएगा, तो इस टाइम पे एक्सीलरेशन जीरो होगा। दिस इज द टाइम एट विच एक्सीलरेशन इज जीरो। अब इस टाइम को वेलोसिटी में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वेलोसिटी आ जाएगी इस टाइम पे। यही पूछा है कि जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तब वेलोसिटी क्या होगी, तो आ जाएगी a प्लस 2b, t किसके बराबर है, b बाय 3c माइनस 3c इंटू टी किसके बराबर है, b बाय 3c, तो आ जाएगा b स्क्वायर बाय 3c का होल स्क्वायर। 3c से 3c कट गया, तो दिस कम्स आउट टू a प्लस 2b स्क्वायर बाय 3c माइनस b स्क्वायर बाय 3c। तो 2b स्क्वायर बाय 3c माइनस b स्क्वायर बाय 3c यानी कि a प्लस b स्क्वायर बाय 3c। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम व्हेन एक्सीलरेशन इज जीरो। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो जो कुछ स्टूडेंट्स कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो उससे लर्न करना, उसे समझना है कि क्या मिस्टेक हो रही है, और आगे से कोशिश करना है कि हम इन चीजों को सही कर सकें, अपनी मिस्टेक से सीख सकें, उनको अवॉइड कर सकें। ओके, लेट्स मूव ऑन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम according to the relation position vector as a function of time is 15t square I cap plus 4 minus 20t square j cap. What is the magnitude of the acceleration at t is equal to 1? t is equal to 1 पे acceleration का magnitude क्या होगा। चलो, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसा अभी हमने देखा था कि पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकलती है, तो वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी वेक्टर इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये आ जाएगा 15t स्क्वायर का डेरिवेटिव 30t आई कैप। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखा जाएगा, प्लस 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस 20t स्क्वायर का आ जाएगा माइनस 40t जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। नाउ एक्सीलरेशन वेक्टर, तो एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव, तो 30t का डेरिवेटिव 30 ही आ जाएगा, और इधर 40t का 40 आ जाएगा, तो माइनस 40 जे का, यानी ये टाइम से इंडिपेंडेंट ही आ जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन तो हर टाइम पर ही कांस्टेंट है। तो 1 सेकंड पे पूछें, 2 सेकंड पे पूछें, किसी भी टाइम पे पूछे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो 30 और 40 का से रिजल्टेंट लेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। तो 50 वुड बी द आंसर। तो ऐसे सबने सही ही किया था, गुड। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is moving with speed v is equal to b root x along positive x-axis. Calculate the speed of the particle at time t is equal to tau. Assume that particle is at origin at t is equal to 0. तो पार्टिकल की स्पीड दे रखी है, तो स्पीड x के फंक्शन में दे रखी है। अब स्पीड पूछिए टाउ टाइम पर क्या होगी। चलो, तो मैं बता रहा हूं इसको।
तो देखो इसमें क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू बी रूट एक्स, और क्या पूछा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। तो स्पीड को टाइम की टर्म्स में निकालना है, तो वेरिएबल स्पीड है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड और टाइम इनको रिलेट करना है हमको। तो क्या किया जा सकता है, तो एक तो ये है कि हम पहले पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लें और फिर उससे स्पीड या वेलोसिटी निकाल लें। तो v को क्या रख सकते हैं हम, dx बाय dt। तो v को dx बाय dt लिख सकते हैं विच इज b रूट एक्स। तो यह रहेगा dx बाय रूट एक्स। तो जब भी ऐसे वेरिएबल चीजें दिखती हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है। तो हमने x वाली टर्म एक तरफ कर दी, तो b कांस्टेंट है, इंटीग्रेट किया, टाइम 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है और किसी भी टाइम t पर, अभी टाउ नहीं रखना है इसको, अभी इस पोजीशन जनरल टाइम के फंक्शन में निकालनी है, फिर उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी तब टाउ रखना है। तो पोजीशन को 0 से x तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, 1/√x का इंटीग्रेशन, तो ये x की पावर -1/2 हो गया। तो इंटीग्रेशन में x की पावर n+1 होता है, तो x की पावर -1/2 + 1 यानी x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 0 से x इज इक्वल टू b dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स रखेंगे तो t ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2√x इज इक्वल टू bt। So x is equal to b square t square by 4. अब velocity as a function of x is dx by dt। तो ये आ जाएगी हमारे पास 2b square t by 4 यानी कि b square t by 2। अब कितने टाइम पे पूछिए, टाउ टाइम पे। तो एट t is equal to टाउ, स्पीड इज b square टाउ by 2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये तो एक जनरल तरीका हो गया, जो सबसे पहला थॉट हमें ऐसा ही आता है, लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है, दूसरा एक इसका मेथड क्या हो सकता है, दिस इज मेथड 1, वो स्पेशली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, वो हमेशा नहीं लगेगा। अगर कभी ऐसा दिख रहा है स्पीड रूट एक्स के टर्म्स में आ रही है या v² x के टर्म में आ रहा है, तो हम इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन से कंपैरिजन करूं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as से, जैसे मैं इसका स्क्वायर कर लूं, v² इज इक्वल टू b² इंटू एक्स, तो मैं क्या देख सकता हूं कि u 0 है, 2a जो है वो b² का काम कर रहा है इस तरह से। यानी कि अगर v रूट x का फंक्शन है, दैट मींस एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए उस इक्वेशन में। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, जो यहां पर किसके बराबर आ गया एक्सीलरेशन, b² 2 के बराबर, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू at, u तो 0 है, तो a क्या हो गया, b² 2 इंटू t। और कितने टाइम पे पूछिए, टाउ टाइम पे, तो टाउ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। तो ये चीज कई बार हमें हेल्प करती है कि हम उस ऑब्जर्वेशन को देखें कि v रूट x के अगर प्रोपोर्शनल आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से मैच कर रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन कब एप्लीकेबल होती है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो कोई भी चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें हर चीज का फॉर्मूला पता है। तो आई होप ये चीज थोड़ी सी समझ आई होगी, और इसको ध्यान रखना है, कई जगह पर ये हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने में, आसान करने में। क्योंकि कई बार हम इंटीग्रेशन वगैरह में कई बार कमजोर भी होते हैं या कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पे हम उस इंटीग्रेशन को भी अवॉइड कर सकते हैं अगर ऐसा फंक्शन दिया हुआ है तो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The trajectory of a projectile near the surface of Earth is given as y is equal to 2x minus 9x square. If it were launched at an angle theta naught with the speed v naught, then g is equal to 10 meter per second square. तो थीटा नॉट क्या होगा और v नॉट क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है एक तरीके से। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का अगर कॉन्सेप्ट याद होगा, ध्यान होगा तो बन जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख रहा हूं, उसका यूज कर सकते हैं।
y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. Y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. This is equation of trajectory. अब देखो, अगर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है, हम कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा होता है, यानी कि टेन थीटा जो है वो 2 को यहां पर रिसेंबल कर रहा है। अब टेन थीटा 2 है, लेकिन हमें तो कॉस थीटा या साइन थीटा चाहिए, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। ये एंगल थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 2 तो ये 1, तो ये साइड आ जाएगी हमारे पास √5। अच्छा, इसमें अच्छा दिक्कत ये है कि दो चीजें पॉसिबल आ जाएंगी। अब यहां से अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, या थीटा नॉट ही बोल दो इसको, कॉस थीटा नॉट आ जाएगा 1/√5, और साइन थीटा नॉट की बात करूं तो आ जाएगा 2/√5। ओके, तो कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स 1/√5 हो सकता है और साइन इनवर्स 2/√5। ओके, तो एक से आंसर नहीं, दो आंसर हमारे पास बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, या तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है या ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे 4 की भी पॉसिबिलिटी बन रही है फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। अब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए सेकेंड टर्म देखें, तो सेकेंड टर्म में g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को, क्योंकि एक्स स्क्वायर के अलावा जो कोफिशिएंट है वो ये है। अब g जो है वो 10 लेने को बोला हुआ है हमको, 2u स्क्वायर हमें निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा 1/√5 आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9। तो u स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, तो 10, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 50/2, और 9 डिवीजन में आ जाएगा, तो 2 से 50 घटेगा, आ जाएगा 25। तो u इज इक्वल टू 5/3, तो 5/3 यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी ने सिर्फ कॉस थीटा देख के आंसर लगा दिया हो, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉस थीटा और साइन थीटा दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स 1/√5 एंड साइन इनवर्स 2/√5 दोनों बराबर है, तो वहां मिस्टेक भी हो सकती थी किसी की। तो बाई चांस आंसर फर्स्ट आ गया, हो सकता था फोर्थ वाला भी हो जाता, तो थोड़ा सा और हमें अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर किसी ने जस्ट सिर्फ थीटा नॉट देख लिया हो यहाँ पर, तो जैसा मैं पहले बोल रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था एक रिलेशन से आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, दो रिलेशन हमें यूज करने पड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है ये, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप टेकन एज पॉजिटिव z एक्सिस फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम हाइट ph डायग्राम। हाँ, चिराग पूछ रहा है ये PYQs हैं क्या? हाँ, PYQs ही हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं कुछ, और इसीलिए लिए गए हैं कि हमको पता चले एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है कई लोगों ने इनमें से कुछ क्वेश्चंस किए भी हुए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा भी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। हमें ये लर्निंग होनी चाहिए कि यार कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और देखोगे मैक्सिमम अगर पेपर देखोगे तो अगर 60-70% क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं। बाकी कई बार 5%, 10% या मैक्सिमम 20 या 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं, और कई बार हम ट्रिकी क्वेश्चंस के चक्कर में, उनको सीखने के चक्कर में आसान क्वेश्चंस जो है वो भी गलत करने लगते हैं। तो हमें सीखना है, लेकिन पहले हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि आसान और मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चंस हमसे बन जाएं आसानी से। क्योंकि कोई क्वेश्चन टफ आ गया, हमने उसमें 10 मिनट दे दिए, 8 मिनट दे दिए, तो उससे बेटर है उसको छोड़ दें, है ना। तो ये हमें अपने अनुसार देखना है यार हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो हमें हर लेवल के क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है, लेकिन एग्जामिनेशन में मेन पॉइंट ये है कि हमसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन न छूटे जो बन सकता था हमसे और कम समय में बन सकता था। चलो देखो क्या करोगे, क्या दे रखा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम हाइट ग्राफ। देखो बॉल को हमने वर्टिकली ऊपर फेंका, तो इसका मोमेंटम एक तो कैसा है, पॉजिटिव है, और ऊपर जाएगा तो मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन डिक्रीज होगा। तो शुरू में पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज होकर क्या होगा, 0, ठीक है। और कैसे डिक्रीज होगा, क्या लीनियर डिक्रीज होगा? तो देखो अब इसमें किसके साथ बताना है, हाइट के साथ। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as,
तो स्पीड और हाइट का जो फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो दूसरा और चौथा गलत हो गया, कर्व्ड आएगा। अब इसमें देखें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, देखो मोमेंटम शुरू में पॉजिटिव है और धीरे धीरे कम होकर क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइड में 0 और फिर नेगेटिव साइड में बढ़ेगा। इसमें देखो एरो ऑपोजिट है, इसमें जैसे मान ले शुरुआत में यहां दिखा रखा है नेगेटिव, नेगेटिव से कहां हो रहा है, तो गलत हो गया, शुरू में नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जबकि पहले हमने ऊपर फेंका तो मोमेंटम पॉजिटिव था, पॉजिटिव में डिक्रीज होकर 0 होगा और फिर नेगेटिव साइड में बढ़ेगा। तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो थर्ड भी इसलिए गलत हो गया और करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो एक तो फंक्शन कैसा बनेगा वो देखना है और दूसरा डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और उन्होंने दे भी रखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेना है, और नहीं भी दिया होता तो कॉमन कन्वेंशन के हिसाब से ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर ही आंसर बताना पड़ता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करो, a shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product t1 t2 is. तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का है और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि सेम रेंज के लिए 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं। तो पता ही होगा आपको वो 2 एंगल्स में क्या रिलेशन होता है। तो उनके अकॉर्डिंग हम टाइम देखेंगे और फिर उन टाइम को रेंज से रिलेट करना है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, हर बुक में मिल जाएगा रफली, जो भी बुक आप करोगे प्रैक्टिस के लिए। चलो तो आप जो कर रहे हैं करते रहे, मैं बताना शुरू कर रहा हूं। तो पहली बात तो देखो, सेम रेंज के लिए 2 एंगल्स आते हैं। तो वो एंगल्स क्या होते हैं, एक होता है थीटा, तो दूसरा एंगल होता है 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फर्स्ट केस में तो ये आ जाएगा, सेकेंड केस में 2u साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा बाय जी। अब T1 T2 की बात कर रहे हैं, T1 T2, तो T1 T2 क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी स्क्वायर। तो इसको रेंज से रिलेट करना है। तो रेंज क्या होती है, रेंज स्क्वायर होती है u, सॉरी रेंज क्या होती है, रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो इस T1 T2 में से 2 एक अलग कर दिया और एक g अलग कर दिया नीचे से, तो बचा क्या, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी विच इज रेंज, यानी T1 T2 इज इक्वल टू 2r बाय जी। ये आंसर आ जाएगा। तो ये समझ आया होगा सभी को। तो आज का सेशन यहीं तक था। तो कैसा लगा बताएं जरूर चैट पे, और जरूर फायदा हुआ होगा। और आगे भी ऐसे सेशंस जरूर अटेंड करें और एंड तक बने रहें। कई लोग जैसे देखता हूं मैं बीच में आते हैं चले जाते हैं, तो ट्राई टू बी रेगुलर सो दैट यू कैन लर्न द थिंग्स प्रॉपरली